आपको पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा बदलने की जरूरत है। जिस वक्त जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन होता था, तो क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला था या कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला था? नहीं था। कि इस देश का मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल सरकार की जेब में है, तो ये सिर्फ बीमारी की दवा नहीं है, ये अपने आप में नई बीमारी है। एक बीमारी को दूर करने के लिए मैं दूसरी बीमारी ला रहा हूँ। वोटर जो है वो परेशान हो जाता है मतदान करते करते कि फिर एक लोकसभा ख़त्म हुआ, फिर बाई इलेक्शन शुरू हुआ, फिर विधानसभा ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद पंचायत शुरू हो गया, फिर जो है वो लोकल बॉडीज़ हो गए, फिर कोऑपरेटिव्स हो गए। कि ये जो इसका लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक नहीं है, बिल्कुल कुतर्क है जैसी बात है। थोड़ा पानी पियो, थोड़ा आराम से देखो क्या कर रहे हो। जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन टेबल हुआ बिल और जिस तरीके की चर्चा हुई और विपक्ष समूचे लगभग इंडिया गठबंधन ने उसका विरोध किया, तो उस दिन आपने ट्विटर लाइव किया। ट्विटर लाइव हम सुन रहे थे, हमारे साथ हजारों लोग सुन रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कहती है हम तो पैसा बचा रहे हैं, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, पैसा बचा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, हम चुनाव ड्यूटी पे शिक्षकों को लगाते हैं, हम चुनाव ड्यूटी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाते हैं, और बार बार चुनाव होने से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बचेगा, पैसे का भी खर्च कम होगा। और एक दौर में पहले 1959 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर कांग्रेस की नीतियों की वजह से यह परंपरा टूट गई, तो हम तो जो पहले होता था वही कर रहे हैं। और विपक्ष कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, मैंने सुना उस दिन आपको, सारी रीजनल पार्टीज कह रहे हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी पर, हमारी ओरिजिनलिटी पर खतरा हो जाएगा वन नेशन इलेक्शन। आपने जो ट्विटर लाइव किया, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप बताएं। पता है क्या हो गया सौरभ भाई की अजीब सी इस देश में परंपरा पड़ गई है कि किसी भी चीज़ के बारे में, और ख़ासतौर पे चूंकि इस देश का मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल सरकार की जेब में है, तो कुछ भी चाहे प्रकार करवा लेते हैं। आपको मैं एक बिल्कुल दूसरा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक की समस्या है, ख़ास तौर पे यमुना पार जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, वहाँ से बाकी दिल्ली में जाने में बड़ी दिक्कत आती है। ब्रिज बने हैं फिर भी समस्या रहती है। मान लीजिए कोई सुझाव लेके आए कि हम ऐसा करते हैं, यमुना का रास्ता बदल देते हैं, यमुना ही दिल्ली के बाहर से निकला करेगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कर रहे हो ये आप दिल्ली के आईटीओ का ट्रैफिक रिजॉल्व करने के लिए यमुना का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा ठीक तो हो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा आराम से देखो क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल वो मामला है। हमें बताया जा रहा है इससे पैसे की बचत होगी, हमें बताया जा रहा है निर्णय लेने में कुछ अड़चन हो जाती है उसकी वो होगी। ठीक है, ये सब दिक्कतें हैं और इन सब दिक्कतों के लिए सॉल्यूशन भी है। क्या उसके लिए आपको पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा बदलने की ज़रूरत है? ये प्रश्न है। ये जो हमें पेश किया जाता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ नहीं साहब, इलेक्शन के कैलेंडर में थोड़ा दिक्कत आ गई है और बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इनको थोड़ा नियमित समय पे कर देते हैं। ऐसा पेश किया जाता है कि ये एक मामूली सा इलेक्शन के कैलेंडर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। ये वैसा कतई नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे का बुनियादी बदलाव है और इसीलिए इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता तो उसके तो कानून भी बनाने की जरूरत नहीं, आप छोटा सा सर्कुलर निकाल देते हो जाता। संविधान क्यों बदलना पड़ रहा है? चूंकि हमारे और संविधान में मामूली संशोधन ये नहीं है, 3 संशोधन है। 3 संशोधन है और संशोधन बहुत बुनियादी किस्म का है। देखिए, दुनिया में 2 तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, एक जिसको संसदीय कहा जाता है, एक जिसको राष्ट्रपतीय व्यवस्था कहा जाता है। दोनों व्यवस्थाओं में संसद होती है, दोनों व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल। संसदीय व्यवस्था वो है जो कि ब्रिटेन में थी है और कई और दूसरे देशों में, जिस व्यवस्था का मतलब ये होता है कि मुख्य व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो होगा जो कि संसद में बहुमत वाले दल का नेता होगा। जिस दिन उसका बहुमत खत्म हुआ उस दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, जैसे अटल जी को देना पड़ा था, जैसा कई राज्यों में होता है। राष्ट्रपतीय व्यवस्था वो होती है जिसमें संसद का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति की क्लियर मियाद होती है, इतने समय रहेगा, चाहे संसद में बहुमत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग से ट्रंप के पास इस वक्त बहुमत है, अगर न भी होता तब भी वो राष्ट्रपति रहता। बिल्कुल। भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत बहस के बाद ये तय किया कि इस देश के लिए संसदीय चुनाव प्रणाली सबसे उपयुक्त है। संसदीय चुनाव प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है
कि जिस दिन कि संसद का कोई एक नियत अवधि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन आपकी मेजॉरिटी खत्म होगी आपको हटना पड़ेगा। जनता के प्रति उत्तरदायित्व आपका ये होता है। ये बिल्कुल। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि सामान्यतः 5 साल होगा, लेकिन जब भी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कोई नियमित कैलेंडर नहीं होता। अमेरिका में बिल्कुल नियमित कैलेंडर है कि राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर महीने के पहले सप्ताह में हुआ करेगा, हर लीप ईयर में नवंबर महीने में होगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये उसको बदलकर अब एक फिक्स कैलेंडर बनाने की योजना है कि देश में लोकसभा का चुनाव 29 के बाद 34 में होगा, 34 के बाद 39 में होगा, इत्यादि इत्यादि। सिर्फ लोकसभा का नहीं, ये विधानसभाओं का भी उसके साथ होगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि एक तरफ तो पहला असर तो ये होगा, मान लीजिए इस नियम को 29 से लागू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन अगली विधानसभा तो 29 में होनी है, तो क्या करेंगे? तो उत्तर प्रदेश का सन 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनी जाएगी वो केवल 2 साल की होगी। चलिए, आप कहेंगे कि ये तो चलिए पहली बार करना पड़ रहा है, फिर 29 में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नियमित रूप से होना शुरू हो जाएगा। नहीं साहब, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ विधानसभा में बहुमत कम हो गया तो गिर गई विधान, पार्टी हो गई, स्प्लिट हो गया, कोलिशन टूट गया, तमाम कारणों से है। बिल्कुल। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सन 2029 में विधानसभा चुनी गई और मान लीजिए सन 2033 में वो सरकार गिर गई। अब क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव तो होना है 34 में। तो अब इस कानून के हिसाब से सन 2033 में उत्तर प्रदेश का चुनाव करवाया जाएगा और वो विधानसभा 1 साल चलेगी। तो ये सिर्फ बीमारी की दवा नहीं है, ये अपने आप में नई बीमारी है। एक बीमारी को दूर करने के लिए मैं दूसरी बीमारी ला रहा हूं। ये संकट का विषय है और इसका मतलब ये होगा कि तो ये कहा जा रहा है ना, पैसा बचेगा, ये होगा, वो होगा। 1 साल के लिए आप विधानसभा चुनेंगे, उसमें पैसा खर्च नहीं होगा। बिल्कुल देश में कहां होगा। और यही बात लोकसभा पे भी लागू होगी। अगर लोकसभा का चुनाव, मान लीजिए लोकसभा में जो भी पार्टी 2029 में चुनी जाती है वो 2032 में मान लीजिए वो सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? लोकसभा का चुनाव होगा केवल 2 साल के लिए। पूरे देश में एक नई लोकसभा चुनी जाएगी केवल 2 साल की अवधि के लिए, क्योंकि कैलेंडर में लिखा हुआ है कि अगला चुनाव तो 34 में होना ही होना है। बिल्कुल। तो पहली बात तो याद रखिए कि ये एक बीमारी खत्म करके दूसरी बीमारी लाने की कोशिश है। दूसरा, जो कितना खर्चा होता है, खर्चे के बारे में एक अजीब सी धारणा रहती है। मैंने इस पे कैलकुलेशन किया कि अगर दोनों की बजाय, देखिए आज देश में 3 चुनाव होते हैं, एक संसद का, एक विधानसभा का और एक पंचायत का या आपके म्यूनिसिपैलिटी का जो भी चुनाव होता है। इसमें क्या होगा? 3 की बजाय 1 नहीं होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन नाम है, मगर 1 नेशन 2 इलेक्शन तो इसमें भी होंगे। यानी कि विधानसभा और पंचायत का चुनाव अलग अलग होगा। पंचायत, नगर निगम इत्यादि के चुनाव जो है विधानसभा लोकसभा से अलग होंगे। पहले जब प्रचारित किया गया था तो ये कहा था सब एक दिन साथ होंगे, लेकिन किसी ने बीजेपी वालों को समझा दिया था कि नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा वोट का, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया है। तो अब तो 3 की बजाय 2 होंगे। खर्चा कितना कम होगा? मान लीजिए जिन राज्यों में अलग अलग होते थे, तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया, अंदाजन भारत के चुनाव आयोग का कोई 5000 करोड़ के रुपया खर्चा कम हो जाएगा। 5000 करोड़ मुझे आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, 5 करोड़ भी हमें तो बहुत बड़ा लगता है भाई, हमारी औकात से तो ज़्यादा है। लेकिन 5000 करोड़ की बचत इस देश के लिए कितनी है? इस देश का एनुअल बजट कोई 50 लाख करोड़ रुपए का है। इस देश की जो संसद जो है, एक हर साल जो, और केवल केंद्र सरकार का, अभी राज्य सरकारों का मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, केवल केंद्र सरकार का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। जिसका मतलब है कि ये 5000 करोड़ जो है वो 1 साल के बजट का 1% भी नहीं है। मतलब एग्जैक्टली बताऊं तो अगर उसको 5, क्योंकि 5 साल में बचत होगी, तो आपके पास अगर 10,000 रुपये है, अगर
चुनाव में 10,000 रुपये खर्च होता है तो आपकी 2 रुपये की बचत होगी। बिल्कुल। अब माफ़ कीजिए, मैं गलत बताया। यदि बजट 10,000 रुपये, अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो आपको 2 रुपये की बचत होगी। क्या ये बचत इतनी महत्वपूर्ण है कि हम इसके लिए पूरे देश का ढांचा बदल दें? क्योंकि कोई कहा कि ये भी कह सकता है कि साहब चुनाव ही ना करवाओ, इससे बहुत बचत हो जाएगी। आप उसे क्या जवाब देंगे? ना भाई, ये ऐसी बातें मत करो। देखो, चुनाव का खर्चा इसलिए होता है क्योंकि इस देश की जनता अपना राय रखती है। तो 2 रुपये का 10,000 रुपये मेरी जेब में है, 2 रुपये के खर्चा बचाने के लिए मैं ऐसा सिस्टम बना दूं कि जिसमें मेरे को अपने भाई अपनी माँ की राय ना लेनी पड़े, क्योंकि 2 रुपये बचेंगे 10,000 में से, वो कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। ये बचत वाला आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई सरकार के फैसले रुक जाते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस ये बोला जाता है। आचार संहिता लागू हो जाती है, कुछ काम हो नहीं सकता। अब इसमें 2-3 चीज़ ध्यान दीजिए। पहली बात है कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप चुनाव को 1.5-2 महीने तक करवाइए। ये केवल चुनाव आयोग के बनाए हुए नियम हैं, इनका कोई तुक नहीं है। एक बार इस देश में, पूरे देश में 1 दिन में चुनाव हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। खैर, तो अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता का इस तरह का असर ना हो तो आप चुनाव भैया 8 हफ्ते में क्यों करवाते हो? उसको 1.5-2 हफ्ते में करवा लो, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हो कि बार बार संहिता न लगे तो एक और तरीका हो सकता है कि आप साल में जितने भी चुनाव हैं उनको एक साथ करवा लीजिए। ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं इस बात को। चुनाव आयोग के पास आज भी अधिकार है, भारत के संविधान के तहत अधिकार है कि 6 महीने यदि बचे हैं किसी विधानसभा के चुनाव में, उसको आप उससे पहले करवा सकते हैं। यानी कि अगर चुनाव आयोग चाहता तो वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली सबके चुनाव एक साथ करवा सकता था। वो नहीं करवाएंगे, मगर पूरे देश का चुनाव एक दिन में करवाएंगे, एक बार में करवाएंगे। आप खेल देखिए। ये 3 करवाना नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी को सूट नहीं करेगा ये करवाना, लेकिन पूरे देश में एक साथ हो जाना चाहिए, उसके लिए चुनाव आयोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, कर देना चाहिए। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात है, ये बात जरूर है कि आचार संहिता के चलते कुछ समय के लिए कुछ पॉलिसी डिसीजन रुक जाते हैं। पॉलिसी डिसीजन रुकते हैं, सामान्य डिसीजन बिल्कुल नहीं रुकता। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए नहीं, इसका बिल्कुल आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। वो तो अफसर बहाना बनाए तो अलग बात है, आप आराम से इसमें फैसले ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये होते होते हम ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं जहां चुनाव आयोग कहता है कि आप बड़े निर्णय आराम से ले लीजिए। मैं आपको अभी का उदाहरण देता हूं, जब हरियाणा में चुनाव की संहिता लगी हुई थी, जिन दिनों कोविंद जी की रिपोर्ट आई, बिल्कुल उसी दौरान जिस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कहा हम करेंगे, अब ये पॉलिसी डिसीजन है, बिल्कुल हरियाणा की आचार संहिता लगी हुई थी, सरकार घोषित कर रही है कि हम इस देश का संविधान बदलेंगे। नंबर 2, उसी हफ्ते में जब हरियाणा की आचार संहिता लगी हुई थी तो सरकार ने घोषित किया कि हम 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए देश भर में एक नई मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम लेके आ रहे हैं पूरे देश के लिए। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं थी चुनाव आयोग को। उसी सप्ताह में चुनाव आयोग जब संहिता लागू थी, मोदी सरकार ने यह भी घोषणा की कि पूरे देश में किसानों के लिए एक नई 12,000 करोड़ रुपए की स्कीम लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ है पॉलिसी पैरालिसिस? ये तो केवल मन की उपज है। और पॉलिसी पैरालिसिस अगर है तो ये तो केवल केंद्र सरकार पे है ना। राज्य सरकार में कितनी बार होता है? किसी भी एक सामान्य राज्य सरकार के लिए 5 साल में एक बार तो उनका अपना खुद का चुनाव होगा, बिल्कुल, एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, एक बार स्थानीय निकायों का होगा, इसके अलावा तो है नहीं। स्थानीय निकायों का अब भी होगा, अलग होगा। तो बीमारी क्या है पता है कि असली मेरे को लगता है अब खेल इसमें क्या है जी। कई बार हम बीमारी होती है जिसका इलाज ढूंढते हैं, दवा ढूंढते हैं। कई बार हमारे हाथ में दवा होती है और हम बीमारी ढूंढते हैं। ये इस देश में नई प्रथा चली है। प्रधानमंत्री को कोई अच्छा इंजेक्शन दिख जाता है, कहते हैं इंजेक्शन तो बहुत अच्छा है, अब बीमारी ढूंढो। किस बीमार को इंजेक्शन दिया जा सकता है? पकड़ते हैं कि चलो इस सौरभ पे ट्राई करके देखते हैं, अच्छा नहीं लगा चलो इस पे ट्राई करके देखते हैं। डिमोनेटाइजेशन एग्जैक्टली ये था, आपको याद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंजेक्शन लगा दिया, आई हैव कवर्ड इट। इंजेक्शन लगाने के बाद ढूंढ रहे थे कि किस बीमारी के लिए इंजेक्शन, अच्छा ये नहीं तो वो, अच्छा वो भी नहीं, अच्छा नहीं किससे आपके बाल तो ठीक हो ही जाएंगे, अच्छा इससे आपकी पलक अच्छी हो जाएगी। कहा था कैंसर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैंसर निकला नहीं,
तो फिर उसके बाद ढूंढ रहे हैं कि नहीं किसी और बीमारी का इलाज तो जरूर होगा। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये भी बिल्कुल वही बात है। इंजेक्शन हाथ में लग गया है, करना है, और अब बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा ये नहीं तो वो। और दुख की बात ये है कि ये जो कोविंद जी वाली कमेटी थी वो भी ऐसे ऐसे हास्यास्पद बातें करती है। कमेटी की रिपोर्ट पता है क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है इस देश में वोटर फैटीग है। वोटर फैटीग का मतलब इस देश का मतदाता वोट दे देकर थक गया है, और इस देश का मतदाता कह रहा है कि भाई इतनी बार चुनाव मत करवाओ। इतने साल से रिपोर्टर हो, कितने मतदाताओं को मिले हो जो कहता हो कि भाई चुनाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं मत करवाओ? कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। कोई, मुझे एक रिपोर्टर नहीं मिला है जिसने, इस देश का एक व्यक्ति तो सामने खड़ा कर दो जो कहता हो कि मैं थक गया हूं, इतने चुनाव मत करवाओ, मैं वोट दे देकर थक गया हूं। मगर ये कोविंद कमेटी कहती है वोटर फैटीग की समस्या है जिसका समाधान होगा। कमेटी कहती है हेट स्पीच इस देश में बहुत ज्यादा है, वन नेशन वन इलेक्शन से हेट स्पीच कम हो जाएगा। अब सोचिए इसके तर्क की सीमा, मतलब बिल्कुल वही जैसे ना दवा हाथ में है और मैं ढूंढ रहा हूं अच्छा ये बीमारी नहीं तो अच्छा दूसरी बीमारी, अच्छा कोई तो ठीक होगी, चलो तुम्हारा सरदर्द ही ठीक होगा, कुछ तो होगा। ये खेल चल रहा है और ये बहुत खतरनाक किस्म का खेल है। और इसके पीछे जो मंशा है वो एक राजनीतिक मंशा है। मंशा सिर्फ इतनी है कि बीजेपी देखती है कि लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें, लोकसभा चुनाव में आप दिल्ली में जीत गए, 6 महीने बाद राज्यसभा विधानसभा चुनाव होता है उसमें आप हार जाते हो। तो बीजेपी को कहीं लगा है कि कुल मिला के लोकसभा की पिच हमें सूट करती है, विधानसभा की पिच में उबड़ खाबड़ हो जाए, दिक्कत होता है। अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे, जीतने की गारंटी नहीं है, बीजेपी भी जानती है, लेकिन अगर हमें 36% वोट आने थे किसी भी राज्य में, लोकसभा के 7 चुनाव हो जाएंगे तो हो सकता है 36 का 40% हो जाए, है ना। अब आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी जीतती रही है पिछले 2 चुनाव से, विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतती रही है। अगर एक साथ हो जाएं दोनों के चुनाव, मैं नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी, लेकिन बीजेपी का वोट कम से कम 2-4% बढ़ जाएगा, आम आदमी पार्टी का वोट कम से कम 2-4% कम हो जाएगा। आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, उड़ीसा में इस बार हो गए दोनों एक साथ, बिल्कुल साथ में। नवीन पटनायक मस्ती में थे कि चलिए लोकसभा तो हार जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विधानसभा तो हमारे पास आएगी। लेकिन चूंकि लोकसभा में बीजेपी की आंधी चली तो विधानसभा में भी 4-5% वोट का फायदा हो गया। अगर होते दोनों अलग अलग, मैं दावे से कहता हूं, चुनाव विश्लेषण मैंने भी किया, मैं दावे से कहता हूं लोकसभा में तो बीजेपी जो जीती वो जीतती, विधानसभा में धड़ल्ले से नवीन पटनायक की सरकार बनती। ये जो अंतर है केवल इस छोटे राजनीतिक खेल के लिए पूरे देश की व्यवस्था को बदला जा रहा है। यूं भी बीजेपी चाहती है, अंततः ले देकर बीजेपी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहती है। बीजेपी को पार्लियामेंट्री सिस्टम पसंद नहीं है, और आज की बात नहीं है, माननीय अडवाणी जी इसको 25 साल पहले कह चुके हैं कि नहीं, भारत के लिए अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। तो प्रेसिडेंशियल बीजेपी चाहती है, एक तो देश में सत्ता का केंद्रीयकरण, सब कुछ दिल्ली में हो। अगर चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे तो ले देकर जो राष्ट्रीय माहौल और राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो झारखंड के चुनाव पर भी हावी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो आपको झारखंड में जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपने काम किया नहीं किया, चीज़ें थोड़ा दब जाएंगी। बीजेपी हमेशा चाहती है कि जो संघीय ढांचा है उसकी बजाय केंद्रीयकृत हो, केंद्रीयकृत में हो सके तो व्यक्ति केंद्रित हो आज की स्थिति में, क्योंकि बीजेपी को उससे फायदा होगा, है ना। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है, मैं कई बार कहता हूं कि इसका पूरा नाम खोल के बता दो ना, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, ये चाहते हो कह दो ना खुल के, क्यों इतना शर्मा रहे? मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बचा नहीं, आपने बता दिया मंशा पर भी बीजेपी के बता दिया। तो अभी तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर है, चर्चा होगी, और बीजेपी जिस तरीके से इसको ले करके आई है, और जैसे जस्टिस बीएस चौहान की कमेटी ने मना कर दिया था, और बीजेपी ने ही बनाई थी कि उन्होंने बोल दिया था कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने तो यूसीसी पर भी बोला था, तो उन्होंने नई कमेटी ला के, तो बीजेपी को करना है। इसका मतलब ये है कि नई कमेटी बनाकर बीजेपी को करना। अब देखना होगा कैसे करना होगा, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे या नीतीश कुमार क्या करेंगे या एआईडीएमके क्या करेंगे, वो बहुत दिलचस्प होने केवल वाला उतने से काम नहीं चलेगा सौरभ, इसके लिए इन्हें 2/3 बहुमत चाहिए। बिल्कुल। संविधान संशोधन है, और मेरे विचार से तो ये वो संविधान संशोधन है जिसमें आपको, भारत में 3 तरह के संशोधन होते हैं। एक तो बिल्कुल आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं, एक सामान्यतः आपको 2/3 बहुमत से संविधान बदलना होता है, और एक विशेष होते हैं जहाँ
संसद का 2/3 और तमाम राज्य विधानसभाओं में आधी विधानसभाओं का रेटिफिकेशन चाहिए। ये वो वाला संशोधन है। तो इन्हें तो राज्यसभा में 2/3 चाहिए और लोकसभा में 2/3 चाहिए। तो केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से काम नहीं चलेगा, वो तो आ जाएंगे। मायावती जी के पास तो सीट नहीं है, वैसे साथ में आ गई हैं। लेकिन जिन 15 पार्टियों ने लिखकर कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, उनके पास इस देश की संसद में 1/3 से ज़्यादा सीट है। वो कैसे बदलेगा? असली खेल वो है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय भारत में है, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन जो आपकी सरकार लेके आई पार्लियामेंट में और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया है। सरकार कह रही है खर्च बचेगा, विपक्ष कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसको नहीं लाया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये सब लोग जानते हैं। और उसके साथ ही साथ लगभग 96 करोड़ जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का जो है वो डिफरेंट, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, लोकल बॉडीज़ हो, पंचायतें हों, चुनाव का ये देश है, चुनाव चक्रव्यूह में रहता है। 70 के दशक से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की ही व्यवस्था थी। बीच में जो है कई सरकारें गिरी, कांग्रेस पार्टी के कुछ आपसी उठापटक हुई। उसके बाद जो है वो कई स्टेट्स में, जिसमें केरला भी शामिल था, जिसमें बिहार में भी हुआ, कई और राज्यों में हुआ, जहाँ पर कि जो है वो सरकारें गिरी और नॉन कांग्रेस सरकारें बनी। उसके बाद फिर एक ये क्रम चल गया। तो जिस वक्त जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन होता था, तो क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला था या कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला था? नहीं था। इसलिए आज की तारीख में जिस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन उस वक्त होता था, तो उस वक्त तो ठीक है, वोटर्स बहुत कम थे, 30 करोड़ 20-25 करोड़ हो रहे होंगे। आज लगभग 100 करोड़ के बराबर वोटर हैं। और आज जो है वो वोटर जो है वो परेशान हो जाता है मतदान करते करते कि फिर एक लोकसभा ख़त्म हुआ, फिर बाई इलेक्शन शुरू हुआ, फिर विधानसभा ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद पंचायत शुरू हो गया, फिर जो है वो लोकल बॉडीज़ हो गए, फिर कोऑपरेटिव्स हो गए। हमारा देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन कंट्री भी है। सर, आपको इतना अनुभव है, एक सवाल जो विपक्ष ये भी उठा रहा है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लिए आघात है, क्योंकि भारत में केंद्र के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और राज्य में चुनाव वो राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ताकि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो राज्य जो हैं उनके मामले दब जाएंगे और क्षेत्रीय दल बहुत स्ट्रगल करेंगे। देखिए, अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, उन अलग अलग इलेक्शंस में भी कहीं पर जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां जीतती हैं, कहीं पर नहीं जीत पाती, हारती हैं। कहीं पर जो है वो नेशनल पार्टी जीतती है, कहीं पे हार जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये जो इसका लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक नहीं है, बिल्कुल कुतर्क है जैसी बात है। अरे भैया, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं है। मतदाता आज की तारीख में बहुत होशियार है, हिंदुस्तान का मतदाता तो बहुत होशियार है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि उसे जो है वो पार्लियामेंट में किसको देना है, असेंबली में किसको देना है, लोकल बॉडीज़ में किसको देना है, पंचायत में किसको देना है। आप एक साथ 10 इलेक्शन कर लीजिए, वो 10 अपने जो है वो जो उसकी जो प्रायोरिटी है उसकी वो तय करेगा। तो आप खुद तय करें और पूछिएगा, लोग मिलें कि क्या आप वोट दे करके थक गए हैं, और ख़ुद से ये पूछ लीजिएगा, शायद आपको जवाब मिल जाए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।